Hello beta, welcome to the classes of economics by Anuj Bansal. Beta, today we are going to start with the new unit of macroeconomics, that is money and banking. Beta, this unit is of 6 marks in your board exams and this unit is very simple. देखो बेटा, इस यूनिट में पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा कुछ हमारे पास नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी कुछ बातें हमें पढ़नी है और उनमें से ही क्वेश्चन आएगा, ये क्लियर है। आप ये समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको आज की ही क्लास में बता दिया जाएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो बेटा हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर को बेटा। और हम लोगों का जो पहला टॉपिक रहेगा बेटा समझने के लिए वो है बैंक एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन whom। बैंक का काम क्या है असलियत में, व्हाई बैंक्स आर नीडेड, हमें बैंकों की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो सर ये सर समझते हैं। देखिए यहां पर ना आप देख पा रहे हैं कि दो लोग हाथ मिला रहे हैं और उनके हाथ में कुछ पैसे हैं। अब बात यह है कि ये दो लोग हैं कौन, समझते हैं बेटा। देखिए बैंक एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन दोज हु सेव्स, बेटा जो पैसा सेव करते हैं, जिन्हें हम सेवर कहते हैं, जो कि हाउस होल्ड होते हैं बेटा। हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था कि इकोनॉमी में टोटल 4 तरीके के लोग होते हैं। पहले हाउस होल्ड्स, दूसरे प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट होता है बेटा, और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। तो बेटा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो पैसे कमाता है, वो अर्निंग्स करता है और अर्निंग्स करने के बाद वो सेविंग्स करता है। तो पहला व्यक्ति है यहाँ पे जो पैसे सेव कर रहा है, देखिए ये पैसे कमा रहा है और सेव कर रहा है। दूसरा व्यक्ति आएगा बेटा, जो दूसरा हाथ है वो उस व्यक्ति का है जो इन्वेस्टर है बेटा, यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर को बिलोंग करता है, जिसके लिए जिसको कैपिटल की आवश्यकता है और जो बैंक से लोन लेगा और बिजनेस करेगा। देखिए समझिएगा, बैंक एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन दोज हु सेव्स एंड द यूजर्स ऑफ कैपिटल। यहां पर बैंक कर क्या रहा है, लिंक जो है ये बैंक ये क्यों है। मैंने जब पैसा कमाया और उसको सेव किया तो वो एक आइडियल रिसोर्स बन गया था बेटा। क्या बन गया था? आइडियल रिसोर्स, जिसका कोई यूज नहीं हो रहा था। तो बैंक ने क्या करा, उसको एक प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज कर रहा। कैसे? एक इन्वेस्टर को, एक बिजनेसमैन को लोन दिया और उससे कहा कि साहब आप इस पैसे को यूज करें और बिजनेस करें। तो बैंक ने क्या करा, बैंक ने एक गैप जो था इन्वेस्टर और सेवर के बीच में उसको फुलफिल किया। अब बेटा जो बैंक हैं वो दो तरीके के होते हैं, पहला है सेंट्रल बैंक और दूसरा आएगा कमर्शियल बैंक। तो जानते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या है। देखिए सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। एपेक्स इंस्टीट्यूशन मतलब बेटा मेन, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है सेंट्रल बैंक, ठीक। देन इट प्लेज अ लीडिंग रोल इन ऑर्गेनाइजिंग। देखिए सेंट्रल बैंक इज द ऑर्गेनाइजर, ठीक। किसका ऑर्गेनाइजर है? कमर्शियल बैंक्स का, समझेंगे आगे। देखिए एक सेंट्रल बैंक बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स को ऑपरेट करता है, तो ऑर्गेनाइज करता है, उनके काम को बताता है कि उन्हें क्या काम करना है। देन रेगुलेट करता है बेटा। रेगुलेट करने का मतलब क्या है? उनके लिए रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स तैयार करता है। तीसरा काम करता है बेटा वो सुपरवाइजिंग का। सुपरवाइजिंग का मतलब क्या होता है बेटा? अब उसने काम बता दिया आपको क्या करना है, किस कायदे से करना है, उसके लिए क्या कानून है, वो सब बता दिया। अब सेंट्रल बैंक बैठकर देख रहा है कि कमर्शियल बैंक्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद में आखिरी काम करता है डेवलपिंग द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। अब लास्ट में इन्होंने
फाइनेंशियल सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम को आरबीआई ने, अपेक्स बैंक ने क्या करा है, तैयार कर दिया है। तो टोटल उसने क्या करा, उसने 4 काम करे। पहला ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा रेगुलेटिंग, तीसरा सुपरवाइजिंग और आखिरी है डेवलपिंग द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं कुछ सेंट्रल बैंक अलग अलग कंट्रीज के। पहला इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा इंग्लैंड का, बेटा इंग्लैंड के बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंग्लैंड का रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद यूएसए का फेडरल रिजर्व सिस्टम। अब फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। देखिए बेटा, सेंट्रल बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि मोनोपोली ओवर नोट इशू, डिटेल में भी पढ़ेंगे इसे हम। दूसरा है बेटा बैंकर्स बैंक। तीसरा एडवाइजर एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। चलिए पहला फंक्शन समझते हैं, मोनोपोली ओवर नोट इशू। देखिए बेटा, यहां पर फोकस करने की बात क्या है कि हम कह रहे हैं मोनोपोली ओवर नोट इशू। हमने करेंसी वर्ड यूज नहीं करा है, हमने वर्ड यूज करा है नोट। देखिए बेटा, करेंसी दो तरीके के करेंसी से, मतलब दो फॉर्म ऑफ करेंसी है हमारे पास। पहला है पेपर करेंसी जिसे हम नोट्स कहते हैं, दूसरा है कॉइन करेंसी। तो सोल मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी, note currency, is given to the Reserve Bank of India, that is the central bank, the apex institution of banking system in India. देखिए, these notes are circulated through countries, through the country as legal tender money. यहां पर हम कह रहे हैं बेटा, जितने भी नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है वो लीगल टेंडर होते हैं, मतलब उन्हें लीगल माना जाता है पूरी कंट्री में। अगर उन्हें कोई भी एक्सेप्ट करने से मना करता है तो इट इज अ क्राइम। नेक्स्ट पॉइंट इज कि सर इसका रीजन क्या है कि वो लीगल टेंडर होता है और उसे क्यों आपने मोनोपोली दी है। देखिए, सबसे पहली बात है तो ये है कि सर वो लीगल टेंडर तो इसलिए है क्योंकि उसे रिजर्व बैंक ने इशू करा है और उसके पास पूरी अथॉरिटी है। अब उसी को अथॉरिटी क्यों दी गई है, उसका रीजन ये है बेटा कि एक तो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। अगर अलग अलग लोगों को हम कह दें कि सर आप भी नोट छाप लो, आप भी नोट छाप लो, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाएगी। दूसरा है कि मनी सप्लाई के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए मेरे पास भी पावर है नोट छापने की, तो जब मुझे पैसे की जरूरत होगी मैं नोट छाप लूंगा, जब आपको जरूरत होगी तो आप नोट छाप लेंगे। इससे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो जाएगी बेटा। मनी सप्लाई को कंट्रोल करना भी रिजर्व बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, रीजंस का जो पहला पॉइंट है, ब्रिंग्स अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। एक इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बेटा, वो 2 रुपए से लेकर के और ऊपर के जितने भी हैं करेंसी, नोट करेंसी, वो सब इशू करता है। जैसे कि 2 रुपीज, देन पेपर इज ऑफ 5 रुपी, 5 रुपी का नोट आता है, फिर 10 का आता है, फिर 20, 50, 100, 200, 500, 2000। नोट तो सर 1 रुपए का भी आता है, लेकिन उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू नहीं करता, उसे इशू करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसे इशू करती है। तो अब आप देख लें सर, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो नोट इशू करा 1 रुपए का और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोट्स इशू करे हैं, उन दोनों में डिफरेंसेस पाए जाएंगे। उनके पेपर स्टाइल का वो अलग है, उनकी प्रिंटिंग स्टाइल डिफरेंट है, उनका साइज डिफरेंट है, सब चीजें डिफरेंट है, तो यूनिफॉर्मिटी उसमें नहीं है। आगे चलते हैं बेटा। अगला है बैंकर एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक का दूसरा फंक्शन समझेंगे, एज एन एजेंट। सेंट्रल बैंक सरकार के लिए एजेंट का काम करता है। क्या काम करता है एजेंट का? sells and buys foreign currency on behalf of the government, issue new loans etc. on the behalf of the government। क्या करता है? रिजर्व बैंक फॉरेन करेंसी को खरीदता और बेचता है सरकार के बिहाफ पर। सरकार को फॉरेन करेंसी की जरूरत है,
तो जब भी बेटा सरकार को फॉरेन करेंसी की जरूरत होगी तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहेगी कि सर वी नीड फॉरेन करेंसी। सो इन दैट केस द रिजर्व बैंक विल बाय द फॉरेन करेंसीज। और अगर हम सरकार के पास फॉरेन करेंसी सरप्लस हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है, रिक्वायरमेंट से ज्यादा अवेलेबल हो जाती है, तो उस केस में बेटा वो उसे सेल भी करेगा। गवर्नमेंट दूसरे देश को लोन देना चाहती है तो वो लोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा। ठीक। अब एडवाइजर के तौर पे रिजर्व बैंक हमारे सरकार के लिए क्या काम करता है? एडवाइज टू द गवर्नमेंट ऑन फाइनेंशियल मॉनेटरी मैटर्स एंड वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसी। जब भी सरकार अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी तैयार करती है बेटा, तो रिजर्व बैंक वहां पर एज एन एडवाइजर काम करता है। Then next is banker to the government। सरकार के लिए बैंक का काम कौन करता है बेटा? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। देखिए, receives the deposits of cash, checks and drafts etc. from the government। जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक का काम करते हैं बेटा, हमारा कैश जमा करते हैं, हमें जब कैश की जरूरत होती है कैश प्रोवाइड करते हैं, हमारे चेक्स को लेते हैं उसे हम कैश कराते हैं, डिमांड ड्राफ्ट्स के लिए हमसे रिसीव करते हैं उसे हम कैश करते हैं। ऐसे ही सरकार के लिए ये सब काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्सटेंड्स लोन्स, हमने ऊपर पढ़ा था कि इश्यूज न्यू लोन्स, तो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द गवर्नमेंट बाय प्रिंटिंग मनी अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटीज बिल्स और टू फाइनेंस गवर्नमेंट डेफिसिट। जब भी सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो अगर जरूरत पड़ती है तो करेंसी भी प्रिंट कर देता है बेटा। जब सरकार का फाइनेंस में डेफिसिट आ जाता है, जब सरकार कहती है कि सर हम पे पैसे नहीं है बिल्कुल भी, हम काम नहीं कर पाएंगे, तब उस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ सिक्योरिटीज के अगेंस्ट नोट्स इशू करने की भी पावर रखता है। नए नोट्स छापने की और उन्हें इशू करने की भी पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रखता है एज अ बैंकर एंड एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक बेटा। अब जैसे मेरे लिए बैंक है बेटा, ऐसे ही बैंक के लिए बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, मेरा जो सरप्लस पैसा है उसे रिजर्व बैंक ऑफ उसे मैं कमर्शियल बैंक में जमा करता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल HDFC बैंक में मैंने जमा करा अपना पैसा। क्यों करा जमा? ताकि बेटा मेरे पैसे की सिक्योरिटी रहे, घर से चोरी हो सकता है, तो सिक्योरिटी के लिए मैंने अपना पैसा जमा करा कमर्शियल बैंक में। इन द सेम मैनर कमर्शियल बैंक कहां डिपॉजिट करता है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड गाइडेंस टू ऑल बैंक्स एंड रेगुलेट देयर एक्टिविटीज। सभी बैंक्स को गाइडेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। कैसी गाइडेंस? कि आपको क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, और उनको रेगुलेट भी करता है, मतलब अलग अलग टाइम पर उनको नई नई पॉलिसीज देता रहता है, बताता है कि आपको क्या काम कब और कैसे करना है। नेक्स्ट, एज अ सुपरवाइजर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ सुपरवाइजर काम करता है। सुपरवाइजिंग हमने पढ़ा था उसका फंक्शन, तो कैसे करता है अब उसे समझेंगे। सुपरवाइजिंग देखिए, बैंक लाइसेंसिंग, ब्रांच एक्सपेंशन, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट, ये सब सुपरविजन का काम है। नया बैंक कौन आएगा फील्ड में, किसको लाइसेंस देना है, किसका लाइसेंस खत्म करना है, किसकी ब्रांचेस को बढ़ाना है, कौन अपने एसेट्स को बाजार में बेचकर पैसे ला सकता है और उसको मैनेज कैसे करना है, ये सब कौन बताता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताता है। और क्या सुपरविजन करता है? अमलगमेशन और लिक्विडेशन से रिलेटेड भी जितने भी डिसीजंस होंगे बेटा, वो अंडर सुपरविजन ही आएंगे। अमलगमेशन जैसे कि आप रीसेंट टाइम में देख रहे हैं कि बैंक्स एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, एक बड़े बैंक में कुछ छोटे छोटे बैंक्स जाके मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अमलगमेशन। और लिक्विडेशन का मतलब है कि किसी भी बैंक को बंद करना, उसे खत्म करना और उसके इन्वेस्टर्स को उनका पैसा देना। देन पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स। देखिए, रिजर्व बैंक क्या करता है बेटा, समय समय पर अपने बैंक्स का इंस्पेक्शन करता है, क्योंकि अगर इंस्पेक्शन नहीं करेगा तो बेटा वहां पर इरेगुलरिटीज को ढूंढ पाना रिजर्व बैंक के लिए नामुमकिन हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा।
नेक्स्ट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। बेटा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बेटा, वो सबसे एंड में भी काम करता है, मदद करता है कमर्शियल बैंक्स की। देखिए, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर नेट टोटल लाइबिलिटीज विद द सेंट्रल बैंक। देखिए, आपने पैसा जमा करा सेंट्रल बैंक के पास, जब आपने सेंट्रल बैंक के पास बेटा पैसा जमा करा तो उस टाइम पर एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई सेंट्रल बैंक के ऊपर, और सेंट्रल बैंक ने कहा, सॉरी रिजर्व कमर्शियल बैंक के ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई, और जैसे ही वो लाइबिलिटी क्रिएट हुई तो बेटा सेंट्रल बैंक ने कहा कि बेटा एक काम करिए रिजर्व कमर्शियल बैंक, आप कुछ उस लाइबिलिटी का कुछ हिस्सा मेरे पास जमा करा दें, से 10% का हिस्सा आप मेरे पास जमा करा दें। तो बेटा जब उसने ऐसा कहा तो उसने क्यों कहा, मैं क्यों अपने पैसे आपके पास सर जमा कराऊं? तो सेंट्रल बैंक ने कहा कि देखिए, आपके बुरे समय में आपकी मदद करूंगा मैं, ऐसा आप विश्वास रखें। तो कमर्शियल बैंक ने कहा ठीक है, हम जमा करा देंगे, और उसको कहा गया CRR, कैश रिजर्व रेशियो। Then in addition to this, the bank holds excess reserve with the central bank to meet any clearing due to settlement with other banks। देखिए, दूसरे बैंक को कोई सेटलमेंट पे करना है तो आपके बिहाफ पर सेंट्रल बैंक पे कर देगा। ऐसे कामों के लिए इस पैसे को कमर्शियल बैंक ने जमा कराया है सेंट्रल बैंक के पास। Then the surplus funds with the central bank can be used to make advances to banks if temporarily in need of funds, acting as lender of last resort। देखिए, सभी बैंकों ने कुछ कुछ पैसा अपना जमा कराया सेंट्रल बैंक के पास। अब कभी मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बैंक का, किसी पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक का बुरा समय आ जाए और वो अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ ना कर पाए, मतलब आप पैसा मांगने जाएं अपना सेविंग्स वाला, और बैंक कहे कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि बैंक अपनी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में क्या करेगा सेंट्रल बैंक, उस पर्टिकुलर बैंक की मदद करेगा उस फंड से जो उसके पास एज CRR जमा हुआ है, और इस मदद को कहा जाएगा कि the central bank has acted as a lender of last resort। It means that if a commercial bank fails to get financial accommodation from anywhere, it approaches a central bank as a last resort। Central bank advance loans to such bank against approved securities। सेंट्रल बैंक जो आपकी मदद करेगा, कमर्शियल बैंक की मदद करेगा बेटा, वो बिल्कुल लास्ट में करेगा, जब उसे कहीं और से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही हो। सभी उसके भाई बैंकों ने, उसके दोस्त जो है बैंक, जब सभी बैंकों ने उसको मना कर दिया होगा कि सर हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, इन दैट केस ओनली द सेंट्रल बैंक विल गिव लोन्स टू द कमर्शियल बैंक अगेंस्ट सम सिक्योरिटीज। कुछ सिक्योरिटी रखेगा और उसके अगेंस्ट आपको लोन दे देगा। नेक्स्ट है बेटा क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट। इसे हम क्लियरिंग हाउस एजेंट के नाम से भी बेटा जानते हैं, समझिएगा। क्लियर एंड सेटल क्लेम्स। मेरा है बेटा एक अकाउंट HDFC बैंक में, और मुझे मेरे एक क्लाइंट ने पैसे दिए चेक के माध्यम से, और वो चेक था बेटा एक्सिस बैंक का। मैं गया एक्सिस बैंक के पास कि लाओ पैसा दो। एक्सिस बैंक कहेगा आप कौन है सर, हम तो आपको नहीं जानते। ठीक है, मैं गया अपने बैंक के पास, HDFC बैंक के पास, मैंने कहा लाओ पैसा दो इस चेक के अगेंस्ट। तो उन्होंने कहा कि सर हम आपको तो जानते हैं पर ये चेक किसका है, इसे तो हम जानते नहीं, तो मेरा पैसा कैसे मिलेगा? तो बेटा उस चीज के लिए क्या किया गया है, मैं अपना चेक अपने बैंक को दूंगा। मैं एक्सिस बैंक का जो चेक मुझे मेरे क्लाइंट ने दिया है, मैं वो चेक दूंगा अपने बैंक में, यानी कि HDFC बैंक में, और मेरा बैंक जाएगा रिजर्व बैंक के पास जो कि क्लियरिंग हाउस है। अब ठीक, क्लियरिंग हाउस में जाएगा और उस चेक को जमा कराएगा। वो कहेगा कि सर हमें नहीं पता ये किसका चेक है,
एक्सिस बैंक का है, आप हमें पैसा दिला दीजिए। अब देखिए सेंट्रल बैंक तो रेगुलेटर है, सुपरवाइजर है, वो सबको जानता है, तो वो अब एक्सिस बैंक का चेक एक्सिस बैंक को देगा और कहेगा कि लाओ इसका पैसा दो। एक्सिस बैंक उस चेक के अगेंस्ट पैसा देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो पैसा देगा मेरे एचडीएफसी बैंक को, और एचडीएफसी बैंक एट लास्ट वो पैसा मुझे देगा। इसीलिए बेटा आप देखिएगा कि कभी भी हम चेक अकाउंट पे ही चेक जब अकाउंट पे लगाते हैं तो 3 से 4 दिन का क्लियरिंग टाइम लग जाता है कई बार, तो वो इसी सब प्रोसेस की वजह से लगता है बेटा। तो यहाँ लिखा है क्लियर एंड सेटल क्लेम्स बिटवीन कमर्शियल बैंक्स रिलेटिंग टू चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट्स बाय मेकिंग ट्रांसफर एंट्रीज इन देयर अकाउंट्स। नेक्स्ट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कैसे रिजर्व बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर बेटा? देखिए इसके लिए ये 2 प्रोसेस को अडॉप्ट करता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव प्रोसेस हैं इसके, ठीक। अब अगर हम बात करें बेटा मेथड्स टू कंट्रोल क्रेडिट की, तो ये कहलाता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस आते हैं बेटा, वो आते हैं 2 रीजंस की वजह से, या तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा होता है या इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन चल रहा होता है। देखिए फॉर क्रेडिट एक्सपेंशन, क्रेडिट बढ़ाने के लिए, ज्यादा लोन्स बांटने के लिए सेंट्रल बैंक फ्लोट्स मनी इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में पैसा इंक्रीज कर देता है। फॉर क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि पैसा कम करने के लिए, लोन्स को कम करने के लिए मार्केट से पैसा वापस एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या होती हैं। देखिए which influence the volume of credit in the economy like open market operations, bank rate policy, repo rate, reverse repo rate, legal reserve ratio etc. are known as quantitative techniques। बेटा क्वांटिटेटिव, यहाँ पर कुछ मॉनेटरी वैल्यूज की हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में, ठीक। और जब बात आती है बेटा क्वालिटेटिव टेक्निक्स की, तो यहाँ पर डायरेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं बेटा। यहाँ पर मॉनेटरी वैल्यूज नहीं इंक्लूड की जाती, यहाँ पर केवल डायरेक्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट से रिलेटेड डायरेक्शन दिया जाएगा, मॉरल ससेशन एंड क्रेडिट रेशनिंग के रिलेटेड हम डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। चलिए क्रेडिट कंट्रोल, कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी। कैसे करें क्रेडिट कंट्रोल सर? क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या क्या है हमारे पास और क्वालिटेटिव मेजर्स क्या क्या है? देखिए सर अगर हम क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करें तो पहला है बैंक रेट, दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तीसरा है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो, और चौथा है लीगल रिजर्व रेशियो। अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मॉरल ससेशन, these are the options which are available to control the credit. With this beta, today I will end the class over here only. In the next class, we are going to study these measures in detail. Till then, take care and keep studying. Thank you beta.